हर बार जब बारिश होती थी तो तालाब में एक लाश उभर आती थी और पूरे तालाब का पानी तुरंत उबलने लगता था। जैसे ही मैं तेजी से भाग रहा था, एक काला साया मेरी तरफ तेजी से उड़ता आया। दादाजी ने हाथ उठाया और तीर चलाया जो सीधे उस चीज को जा लगा। नालायक, जल्दी भाग! होश आते ही मैं तुरंत जान बचाकर भागने लगा। इसी दौरान चाचा का बेटा भी दौड़ता हुआ आया। वह काला साया तीर लगने के बाद असाधारण रूप से गुस्से में आ गया और सीधे उसकी तरफ झपटा। वो बच नहीं पाया और उस चीज को ने उसे उठाकर ले गया। वो चीज क्या थी? उड़ भी सकती है। हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अगर मैंने सही देखा तो वो एक मानव मुखी चील थी। यही वो चीज है जो गांव वाले बताते थे कि किसानों इंसानों को खाती है। क्या पानी का उबलना मानव मुखी झील के आने से पहले का संकेत था? हाँ, इस बार यह प्रकट हो गई है और पूरे गांव को खतरा है। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? जंगल में खरगोश पकड़ने। जल्दी मेरे साथ पहाड़ों से उतरो। वो चीज फिर प्रकट हो गई है। तुम्हारा मतलब मानव मुखी चील से है? यह बिल्कुल नामुमकिन है। 10 साल पहले गांव के मुखिया ने शिकारियों के साथ मिलकर उसे मार डाला था। मेरी एक बात मानो, जंगल में मत जाओ। मेरे चचेरे भाई की जान जा चुकी है। हमारे गांव के जो शिकारी लापता हुए थे वो सब तालाब में मानव मुखी चील द्वारा छुपाए हुए थे। मुझे लगता है ये लोग खुद खरगोश पकड़ना चाहते हैं, इसलिए हमें डरा रहे हैं। बड़ी अजीब बात है। मेरी बीवी और बच्चे खरगोश का इंतजार कर रहे हैं। कहावत है, अच्छा इंसान किसी का रास्ता नहीं टोकता। हटो रास्ते से, वरना देख लेना। ठीक है, जाओ। जंगल में खरगोश बहुत है। नेकी का फल नहीं, नेकी। जो नहीं माना उसका यही होगा। वो दोनों जिद्दी जंगल में चले गए। मैं और दादाजी अभी गांव के किनारे पहुंचे ही थे कि हमें दर्दनाक चीखें सुनाई दी, लेकिन हमें कोई हैरानी नहीं हुई। उन्होंने खुद यह बुलाया था। घर पहुंचकर हमने टोपी वाले चाचा को खबर दी। अगले दिन एक दल जंगल में खोज के लिए निकला, लेकिन मिले तो सिर्फ फटे पुराने कपड़े, इंसानों का कोई निशान नहीं। खोज के बाद उन्होंने जंगल बंद कर दिया और गांव में नोटिस चिपकाया, बिना जरूरत के घर से ना निकले। जंगल में तो बिल्कुल नहीं। गांव वाले जल्दी जल्दी वहां से चले गए। हमारा परिवार थोड़ा धीमा था, इसीलिए रास्ते में मुझे अचानक एक झटका लगा। जिस हाथ ने मुझे पकड़ा था वो कांपने लगा। वो चीज आ गई। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? टोपी वाले चाचा तो अभी दोपहर को ही गए हैं। उस जीव की इतनी हिम्मत! तुमने ही कहा था मानव मुखी चील कभी जंगल से बाहर नहीं आती। अब पहले जैसी बात नहीं है। मेरे तीर ने उसे घायल किया है। वो बदला मुझसे लेना चाहती है। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहता था। नाक में एक तेज बदबू भर गई। मुझे हल्के से महसूस हो रहा था कि पीछे से आ रही हवा में उस जीव की महक थी। तभी दादाजी ने जमीन पर एक बड़ा पत्थर देखा। कोई बात नहीं, पत्थर उठाकर उससे लड़ूंगा। तुम मोबाइल लेकर भागो। हम धीरे धीरे आगे बढ़े और मानव मुखी चील भी पीछे पीछे आ गई। दूसरे चाचा, आप यहाँ कैसे? मुखिया ने मुझे कुछ पुरानी अनुभवी शिकारियों के साथ गांव की रखवाली करने भेजा है। अगर मानव मुखी चील गांव में ना आए तो उसे आने ना दे। वो जीव अभी हमारे पीछे ही था। ऐसा मत कहो, मैंने अभी तक सब इकट्ठे भी नहीं किए थे। सुना है खोज के दौरान जमीन पर बहुत सारे पंख मिले। मानव मुखी चील बहुत जरूर बुरी तरह घायल है, शायद उड़ भी ना सके। आधी अधूरी चील से निपटना वो हमारे लिए आसान होगा। लापरवाह मत बनो। मानव मुखी चील की लड़ने की ताकत बहुत जबरदस्त होती है। एक पूरी उम्र के शिकारी भी उससे नहीं जीत सकते। जवान मानव मुखी चील इंसान को उठाकर आसमान में ले जा सकती है। सबसे जरूरी बात, वो बहुत चालाक है। पुराने लोग बताते हैं कि वो इंसानों की आवाज भी नकल कर सकती है। तो यह तो एक पूरा छह तरफा खतरनाक जीव है। क्या इसका कोई तोड़ नहीं है? हर जीव का कोई न कोई कमजोर पक्ष होता है। जब मानव मुखी चील नीचे झपट्टा मारकर इंसान को पकड़ती है तो रफ्तार इतनी तेज होती है कि वो आंखें बंद कर लेती है। पुराने लोग एक पुतला बनाकर सिर के ऊपर उठा लेते थे, इससे उसके पंजों से बच जाते थे। चिंता मत करो, हमारे गांव में 100 कदम पर निशाने लगाने वाले तीरंदाज है। मुझे नहीं लगता वो खुलेआम आने की हिम्मत करेगी। रुको, वो बूढ़े राजा का घर है, जरूर कुछ हुआ है। जल्दी चलो। सब तेजी से दौड़े। बूढ़े राजा के घर पहुंचे तो दो कुत्ते जमीन पर मरनासन अवस्था में पड़े हुए थे। खुद को वो मानव मुखी चील की पकड़ में थे। उनकी जांघ बुरी तरह घायल थी और वो दर्द से तड़प रहे थे। तीर चलाओ। 2 तीर छूटे, लेकिन मानव मुखी चील ने बचा लिया। हमें इतना बड़ा झुंड देखकर वो पलटी और भाग गई। अब यह तय है कि मानव मुखी चील फिलहाल उड़ नहीं सकती, वरना बूढ़े राजा को कब का उठा ले गई होती। अरे, हमारे तीर इतने तेज गए पर भी वो बची। उसकी प्रतिक्रिया की गति बहुत तेज है। बुरा हुआ, बूढ़े राजा की टांग बुरी तरह टूटी लगती है। जल्दी गांव के वैद्य के पास ले जाओ। देर हुई तो टांग बचाना मुश्किल हो जाएगा। रास्ते में सावधान रहना, उसके पंजों की मार सहन करने लायक नहीं है। दूसरे चाचा उन्हें वैद्य के पास ले गए। हम बूढ़े राजा के घर में छुप गए और अपने बचाव के लिए कुछ हथियार ढूंढने लगे, लेकिन पूरे घर में कुछ पिंजरे मिले, बाकी कुछ नहीं। इन पिंजरों से मानव मुखी चील का क्या होगा? और यहाँ तो बंदूक भी नहीं। टोपी वाले चाचा को खबर देने का
कोई तरीका भी नहीं, घर भी नहीं जा सकते। अब क्या होगा? क्या मानवमुखी चील गांव छोड़कर नहीं जाएगी? यह कहना मुश्किल है। हमारे गांव का उससे 10 साल पुराना हिसाब है। तब मुखिया की अगुवाई में हमने एक मानवमुखी चील का काम तमाम किया था, लेकिन हमारे कई शिकारी भी खो गए। धीरे धीरे वक्त बीता और गांव वाले उस घटना को भूल गए। अब फिर से वो आई है। जरूर एक और खूनी दौर आने वाला है। गांव में आई यह मानवमुखी चील उसी की संतान होगी और वो बदला लेने आई होगी। तो मतलब दादाजी ने उस दिन उसे छेड़ दिया, अब वो हमारे परिवार को नहीं छोड़ेगी। कमबख्त मानवमुखी चील, यह बाकी जीवों जैसी नहीं है। एक बार उड़ने लगी तो फिर यह कोई तरकीब काम नहीं करेगी। रात थोड़ी और गहरी होने दो। रात के अंधेरे में उसकी ताकत कम हो जाती है। तब हम अपने कपड़ों से एक पुतला बनाकर किसी दिखने वाली जगह पर रख देंगे, उसे उसकी तरफ खींचेंगे और फिर मौका देकर उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। बाहर कौन है? दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारा दूसरा चाचा हूँ। तुम तो बूढ़े चाचा को छोड़कर गए थे, इतनी जल्दी कैसे? रास्ते में मानवमुखी चील ने हम पर हमला कर दिया। इतनी चालाक है, एक एक को निपटाना चाहती है। उसी वक्त दादाजी ने दादी को रोका और दरवाजा खोलने जा रही थी। क्या जल्दी है? कौन जानता है बाहर वाला सच में चाचा है या जो जीव उसकी आवाज में बोल रहा है। मैं सच में थक गया हूँ, जल्दी खोलो। ठीक है, जब मानवमुखी चील आएगी तब होश ठिकाने आएंगे। दादाजी के हिचकिचाने पर मैंने खुद उठकर दरवाजा खोला। दूसरी चाचा बुरी तरह फटे पुराने कपड़ों में थे। सच में हमला हुआ था। वो अंधेरे में छुपा रहता है, बड़ा धोखेबाज है। मुझे एक बार मुखिया के घर जाना होगा ताकि वो शिकारियों को इकट्ठा करे। अकेले निकलना, यह तो मौत के मुंह में जाना है। चिंता मत करो, मानवमुखी चील घायल है और उड़ नहीं सकती। मुझे इतनी आसानी से नहीं पकड़ेगी। मैं छोटे रास्ते से जाऊंगा, 20 मिनट में मुखिया के घर पहुंच जाऊंगा। दादाजी खेती और औजार उठाकर बाहर निकल गए। हमने दरवाजा बंद कर दिया। अब बस इंतजार ही कर सकते थे। काश आपको कुछ ना हो। एक बार वो लोगों को इकट्ठा करके आ जाए तो सब ठीक हो जाए। मानवमुखी चील की हिम्मत तो देखो। अभी तक हमसे हिसाब बाकी है और वो खुलेआम गांव में घुस गई। यह तो हद है। बिना किसी बात के नहीं, यह सब तुम दोनों की वजह से हुआ जो पहाड़ पर शिकार करने गए। तभी यह बात खत्म भी नहीं हुई थी कि आंगन में बंधा कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। हम चारों को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। दादाजी अभी अभी गए हैं, कुत्ता क्यों भौंक रहा है? बाहर कौन है? कुत्ता भौंकता रहा। दरवाजे के बाहर से कोई आवाज नहीं, सिर्फ ठक ठक की आवाज। क्या यह मानवमुखी चील हो सकती है? तुम दौड़ते समय पीछे देखा था? क्या उसने तुम्हारा पीछा किया? जब उसने मुझ पर हमला किया तो मैं डर के सीधे भागा, पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। अगर वो आई है तो सामना करना होगा। ठक ठक बंद हो गई और कुत्ता भी चुप हो गया। बस कभी कभी हल्की गुर्राहट। बाहर वाली चीज शायद चली गई थी, लेकिन हमें राहत की सांस लेने का मौका भी नहीं मिला। अचानक छत पर धमधम की आवाज आई, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। हम तुरंत बूढ़े राजा के घर की अलमारी में घुस गए। जैसे ही हम अंदर गए, खपरेल और घास की छत पर से टाइलें और तिनके गिरने लगे। फिर एक भारी भरकम धमाके के साथ कुछ नीचे कूदा। वो चीज छत फाड़कर अंदर आ गई। अब तो सच में आ गई। बाहर कुत्ता फिर से भौंकने लगा। घर के भीतर एक अजीब सी खर्राटे जैसी आवाज आई, जैसे ट्रैक्टर की आवाज। हवा में एक घिनौनी बदबू भर गई। अलमारी की दरार से मैंने देखा, एक विशाल मानवमुखी चील अंदर खड़ी थी। ठीक उसी पल उसने अपना मुंह अलमारी की तरफ घुमाया और एक उत्साहित डरावनी हंसी निकाल रही थी। देख रहा था कि वो धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही है। जब वो हमारे पास पहुंचने वाली थी तभी बाहर से अचानक पटाखों की आवाज आई। मानवमुखी चील पटाखों की आवाज सुनते ही छत पर कूदकर भाग गई। हम अलमारी से बाहर आए तो दादाजी एक झुंड गांव वालों के साथ घर में दाखिल हुए। बुढ़े, तुम आ गए? अभी बहुत खतरनाक था। अच्छा हुआ तुमने दूर से ही छत पर कुछ देखा और पटाखे चला दिए। वो बड़ा पक्षी इतनी आसानी से नहीं मरेगा। एक बार जो उसकी नजर में आ जाए उसे वो खाकर ही छोड़ता है। तुम लोग गाँव में रहे तो जल्दी या देर से मुसीबत आएगी, तो फिर क्या करें? शहर चले जाओ। वो बड़ा पक्षी भीड़ भाड़ वाली जगह जाने की हिम्मत नहीं करेगा। वहां पहुंचते ही मार डाला जाएगा। लेकिन हमारे गांव में कोई गाड़ी नहीं आती। बैलगाड़ी से शहर जाने में 5 घंटे लगेंगे। अगर रास्ते में मानवमुखी चील ने देख लिया तो? अभी के लिए चलते हैं, इतने लोग हैं, वो सीधे नहीं आएगा। बस हमें अकेले बाहर खींचकर एक एक करके निपटाना चाहता है। समय बीतता रहा, अंधेरा गहराता गया। अभी कभी कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती। सब एक जगह सटकर बैठे थे, कोई इधर उधर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आंगन का कुत्ता भी सो गया। रात के 2 बज गए। कुछ गांव वाले दीवार से टिककर सो गए। इतनी रात हो गई, मानवमुखी चील तो जंगल वापस चली गई होगी। ठहरो, वो जानता है अगर गांव में आया है तो आसानी से नहीं हटेगा। तभी आंगन में हलचल हुई। फाटक पर दस्तक पड़ी। गांव वाले तुरंत सतर्क हो गए और हाथों में हथियार कसकर पकड़ लिए। सब सावधान, छत पर भी ध्यान दो। मानवमुखी चील सीधे छत से भी कूद सकती है। फाटक फिर खटखटाया। एक आवाज आई, तुम यह क्या कर रहे हो? अगर बाहर वाला सच में मुखिया का बेटा था और मानवमुखी चील ने उसे उठा लिया तो मुखिया का क्या जवाब दोगे? मुझे वो आवाज भी नहीं सही नहीं लग रहा था। अटकी अटकी सी है, ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा।
मुझे लगता है तुम सब बड़े पक्षी से डर गए हो। हम इतने लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। जाना है तो जाओ, हमें साथ मत घसीटो। वो आदमी नहीं माना, दरवाजा खोला और आंगन की तरफ बढ़ा। उसने फाटक का कुंडा उठाया। घर के अंदर बैठे सब हथियार थामे पूरी तरह सतर्क थे। जब बाहर कोई नहीं आया तो वो कुछ कदम बाहर गया और तुरंत एक जोड़ी पंखों ने उसे पटक दिया। फिर चीजें सुनाई दी। अरे मेरे प्रभु! गांव वालों ने सामान उठाकर दरवाजे के सामने लगा दिया। अब आंगन में खतरनाक जोन बन गया। बूढ़े राजा के घर में तहखाना है, सब जल्दी उतरो। सब जल्दी से तहखाने में उतर गए। थोड़ी देर पहले की चीखों ने सबको डरा दिया था। अब कोई दरवाजा खोलने का नाम भी नहीं ले रहा था। एक भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं थी। वो चाहे जितना होशियार होता, खाना तो नहीं ढूंढ पाएगा। तभी ऊपर से दो बंदूक की गोलियां चलने की आवाज आई। फिर आंगन में दौड़ने की आवाज सुनाई दी। कुछ आ गया, कोई ऊपर। बूढ़े लोग हैं, मैं मुखिया का बेटा। क्या यह माना मुखी चील नहीं है? अभी गोलियों की आवाज कैसे आई? भला माना मुखी चील बंदूक थोड़े चलाएगी? जाते समय मेरे पिता ने मुझे शिकार की बंदूक दे दी। रास्ते में पेट दर्द हो गया और मैं झाड़ियों में चला गया। जब लौटा तो बैलगाड़ी गायब थी। यानी माना मुखी चील बैलगाड़ी लेकर आई और फिर उसने तुम्हारी आवाज में बोला। मुझे यही लगता है। झाड़ियों से निकलकर मैंने एक चीख सुनी और तुम्हारे घर की तरफ दौड़ा। पहुंचा तो माना मुखी चील कुछ खा रही थी। मैं अंधेरे में छुप गया और सीधे उसे खत्म कर दिया। अब गांव सुरक्षित है, जल्दी बाहर आओ। मुखिया के बेटे ने सारी बात इतनी बारीकी से बताई कि हमने उस पर भरोसा कर लिया। माना मुखी चील की लाश दिखाओ। मैं उस पर भरोसा करता हूँ, लेकिन उसकी जान बहुत मजबूत होती है। सावधान रहना चाहिए। देखना है तो मेरे साथ आओ। आंगन के दरवाजे के पास पेड़ के नीचे है। हम उसके पीछे पीछे बाहर निकले। आंगन के गेट तक आए तो दंग रह गए। जमीन पर बस कुछ पंख पड़े थे और उसके बताए माना मुखी चील का कहीं नामो निशान नहीं था। चील कहाँ है? तुमने कहा उसे खत्म कर दिया। वो भी हैरान था, हकलाता हुआ बोला, नामुमकिन। मैंने तो उसे मारा था और पास जाकर लात भी मारी, कोई हरकत नहीं थी। जमीन पर खून के दाग थे। मुखिया के बेटे ने झूठ नहीं बोला था, लेकिन वो जीव कहीं गया था। इतना खून देखकर लगता है भाग भी गया तो ज्यादा नहीं टिकेगा। फिर भी सावधानी के लिए शहर चलते हैं। माना मुखी चील मिल जाए तो वापस आ जाना। हम सब बैलगाड़ी में बैठे। दादाजी ने बहुत तेजी से गाड़ी हाँकी। गांव से थोड़ी दूर निकलते ही परिवार को थोड़ी राहत मिली। चलो उस मुसीबत की जगह से निकल गए। दादी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी, मैंने जोर से नाक सूंघी। अचानक एक बेहद घिनौनी बदबू आई। लगा बहुत दूर से आ रही है। मैंने चारों तरफ देखा, कोहरा बहुत था, कुछ नहीं दिख रहा। मुझे लगता है माना मुखी चील की बदबू आ रही है। बेटा बेकार की बात मत करो, वो इतना बुरी तरह घायल था, इस बैलगाड़ी को कैसे पकड़ता? जब मैं अलमारी में था तब वो मेरे बहुत करीब था। यह बदबू मैं नहीं भूल सकती, गलती नहीं कर सकता। ठीक से बैठो, देखो आगे क्या है। दादाजी ने चाबुक मारकर रफ्तार बढ़ाई, लेकिन जितना आगे बढ़ रहे थे वो बदबू उतनी तेज होती जा रही थी। अचानक बैलगाड़ी रुक गई। दादाजी के दोनों कंधे कांपने लगे। कांपते हाथ से उन्होंने आगे की तरफ इशारा किया। देखो वो क्या है? मैंने आगे देखा। कोहरे में धुंधला सा कुछ खड़ा था, पास ही उसके जैसा पंख था। माना मुखी चील और यही बदबू थी। हम तीनों निराश हो गए। बैल के पीछे छुपकर बैठ गए और हिलने की हिम्मत नहीं हुई। वो चीज धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ी, थोड़ा और पास आया जो तो साफ दिखा। यह तो गांव के पश्चिम वाले झांग तीसरे थे और जो उसके पंख दिख रहे थे वो असल में एक पतंग थी। ओ नालायक, इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो? झांग तीसरे तुरंत घुटनों पर बैठ गए, आंखें भर आई। मुझ पर बड़े पक्षी ने हमला किया। अगर मैं घास के ढेर में छुप न जाता और पतंग आगे न करता तो गया था। कोई हैरानी नहीं, इसलिए मुझे माना मुखी चील की बदबू आई। वो बड़ा पंछी ऊपर उड़कर अचानक झपट्टा मारने लगा। मेरे बड़े पंजे से बाल बाल बचा। उड़ने वाली माना मुखी चील, मतलब एक और आ गई। अब तो सब खत्म। भागने के बाद देखा वो किस दिशा में गई? उसी तरफ जहां से तुम आए। यानी वो फिर हमारे गांव की तरफ गई। गांव वालों को नहीं पता तो खतरा है। बुढ़े, अब क्या करें? तुम मोबाइल को लेकर शहर जाओ। मुझे वापस जाकर सबको खबर देनी होगी। यही वो जगह है जहां मैं पैदा हुआ और पला बढ़ा। मैं यहाँ के लोगों को खतरे में नहीं छोड़ सकता। बुढ़े, होश में तो हो? इतनी मुश्किल से निकले थे। वापस जाना कितना खतरनाक है। मुझे पता है खतरा है, लेकिन जिन गांव वालों को खबर नहीं वो मुझसे ज्यादा खतरे में है। बस बहस बंद। मैं दादाजी के साथ वापस जाऊंगा, माना मुखी चील से लड़ूंगा। आखिर हम दोनों ने वापस जाने का फैसला करके गांव की तरफ मुड़ गए। लेकिन जो हम चाहते थे, जो हमें नहीं सोचा था, वो हुआ। गांव के किनारे पहुंचे तो देखा बहुत सारे गांव वाले मशाल जलाए पुरानी टूटी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। पता चला हमारे जाने के बाद मुखिया के बेटे ने लोगों के साथ खोजबीन की और पानी की नाली में घायल मानव मुखी चील मिल गई। उसे उठाकर मंदिर में लाए।
सब देखना चाहते थे कि वो दुश्मन आखिर दिखता कैसा है। ये लोग भी कमाल है, आज रात बड़ी मुसीबत होगी। हम दौड़कर मंदिर पहुंचे। गांव वाले मसाल लेकर उसे जलाने की तैयारी में थे। यह दुश्मन पक्षी आज हमारे हाथ लगा, बदला लेंगे। मेरे दादाजी को यही उठाकर ले गया था, आज इंसाफ होगा। सब आग लगाने वाले ही थे कि मैं आग की तरफ वहां पहुंचा। सारी मसाले बुझाओ और घर जाकर छुप जाओ। क्या पागल हो गए हो? पक्षी खत्म हो गया, अब क्या छुपना? मोबाइल तुम वापस क्यों आए? मशाल मत जलाओ, इससे दूसरी मानामुखी चील भड़क जाएगी। दादाजी की यह बात सुनकर सब वहीं की वहीं रुक गए। थोड़ी देर पहले शोर शराबे से भरी जगह सन्नाटे में डूब गई। तुम्हारा मतलब है जमीन पर इसके अलावा और भी एक मानामुखी चील है? इतना बड़ा शोर करके तुमने उसे सब बता दिया। वो शायद अभी भी अंधेरे में छुपा है और किसी भी पल हम पर हमला कर सकता है। तभी एक जोरदार चीख से रात का सन्नाटा तोड़ा। एक मानामुखी चील हमारे ऊपर आकाश में चक्कर काट रही थी और उसकी आंखों में गुस्सा था। नीचे खड़े गांव वाले तितर बितर हो गए। कुछ ने मसाल फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो पहुंच से बाहर था। घबराओ मत, सब मंदिर के अंदर जाओ, अकेले मत भागो। मानामुखी चील की रफ्तार के सामने भागना बेकार है। एक आदमी नहीं माना और घर की तरफ भागा। मानामुखी चील ने झपट्टा मारा और वो जमीन पर आ गिरा। ज्यादातर गांव वाले मंदिर में घुस गए और एक दूसरे से चिपक कर खड़े हो गए। अगर मैं सही सोच रहा हूं तो ये वही चील है जो गांव में आई थी और उसका बदला चुकाने आई है, लेकिन जब से उसके साथी को मारा अब वो नहीं रुकेगी। अब क्या करें? हम बिना हथियार के हैं। कुछ के पास धनुष बाण है, लेकिन वो इतनी ऊंचाई पर है कि तीर पहुंच नहीं रहे। बंदूक की गोलियां भी खत्म हो गई। ये देखो, कुछ काम आएगा। क्या फायदा, उसे पकड़ नहीं सकते। यह काम आएगा। यह पुराने जमाने की लोहे की जंजीर है, इसे मानामुखी चील के पैर में बांध सकते हैं। यह काम मैं करूंगा। जब वो झपट्टा मारकर मुझे पकड़ने आएगी तब मैं उसके पैर में जंजीर डाल दूंगा। नहीं जाऊंगा तो मैं। मेरी प्रतिक्रिया तेज है और मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। अगर जंजीर ना लगी तो दोबारा नहीं आएगी। बस अपना ख्याल रखना, उसके पंजे बहुत तेज है, लगे तो बचना मुश्किल है। मैंने बिना सोचे बाहर दौड़ लगाई, जंजीर पीठ के पास छुपाई, मशाल उठाकर उस मरे हुए पक्षी के पास पहुंचा उसका ध्यान खींचने के लिए। दादाजी ने बताया, मानामुखी चील झपट्टा मारते समय इतनी तेज होती है कि आंखें बंद हो जाती है। बस हाथ तेज हो तो जंजीर लग सकती है। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मानामुखी चील ने मुझे देखा और नीचे झपटी। वो पंजे सीधे मेरी तरफ आ रहे थे। मैंने सही वक्त पर हटकर तेजी से जंजीर उसके पैर में डाल दी, फिर जंजीर का दूसरा सिरा पकड़कर उसे पत्थर के शेर से बांध दिया। वो शेर हजारों किलो का है, देखूंगा कैसे उड़ाता है। मानामुखी चील पूरी ताकत से उड़ने की कोशिश करने लगी। जंजीर खींचकर सीधी हो गई, शेर भी थोड़ा हिला। तभी अंदर से संकेत मिला और कई तीर एक साथ छूटे। मानामुखी चील तीरों से बंद कर गिर पड़ी और यह खूनी खेल यहीं खत्म हुआ।